भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे। चुनावी सभा है, चुनाव में तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। अलबत्ता अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि अब घोषणा बहुत जल्द होने वाली है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार 3 मार्च के तो उसके पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बातों की और बातों के साथ साथ मैदानों पे और कुछ चीजें जो इल्जाम है वो यहां तक है कि पूछताछ तक हो गई है बात। तो नारा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से लग रहा है, वो ये है कि खेला होवे पश्चिम बंगाल ई बार खेला होवे। तो तमाम खेला के बीच में बात दरअसल ये है कि चुनाव जो है वो क्या है और किस तरफ है, ये देखना है इस बार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो पश्चिम बंगाल में वो हुगली में एक रैली को बोले, तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है हुगली, जहां पे ममता सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में अगर किसी को निवेश करना है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कट मनी कट मनी कट मनी। बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। जब भी मैं विदेश में प्रवासी बंगाली बहनों भाइयों से मिलता हूं तो अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देने के लिए हर बंगाल का बेटा बेटी आज दुनिया में कहीं भी होगा वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है। यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। मेहमानों से जरूर तारुफ कराएंगे। आपके सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ 6 बजे के करीब जुड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले लगभग 24 बरस टेलीविजन करते हुए ये 25वां बरस है टेलीविजन का, पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे ज्यादा रोचक मैंने कभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा रोचक चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है, चाहे वो नारा हो और चाहे नारे के साथ साथ हिंसा हो और हिंसा के साथ चाहे तमाम सारे मुद्दे हो। इन सब के बीच में मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर शांतनु सेन सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, शांतनु दा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जायसवाल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी।
आमिर हैदर जैदी साहब हमारे साथ हैं एक बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर हैदर जैदी साहब। जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच जफर इस्लाम साहब। थैंक यू सो मच राज लहरी साहब हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक बंगाल से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच राज लहरी जी। और एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रूबरू हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दत्ता साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं, हालांकि आप दिल्ली में हैं, अभी कुछ दिन पहले पता चला आप पश्चिम बंगाल से लौट के आए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि असल परिवर्तन क्या है, ये जानना जरूरी है। कि वो ये कह रहे हैं कि असल परिवर्तन, क्योंकि दीदी ने तो एक नारा दिया था पिछली बार, परिवर्तन, और ये असल परिवर्तन और परिवर्तन में फर्क क्या है? क्विक रिएक्शन एसके दत्ता। असल परिवर्तन ये है कि जहां पे लोगों को कुशासन से निस्तार मिले, लोगों को भ्रष्टाचार से निस्तार मिले, लोगों को कटमानी से निस्तार मिले, लोगों को टोलाबाजी से निस्तार मिले, लोगों को तमाम जितने सारे मूलभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हो। हम बहुत ज्यादा प्रसन्न थे जब वाम फ्रंट की 34 साल की शासन को दीदी ने धराशायी किया था। हमें लगा था कि हाँ, बंगाल में अब परिवर्तन ही होगा और लोगों के लिए काम होगा, पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि दीदी परिवर्तन करते करते अपनी निजे ही तो परिवर्तित হয়ে গেলে কি করলে এটা দিদি আপনি आज अगर এটা জিজ্ঞেস করবো कि डॉक्टर शांतनु सेन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कट मनी, टोला मुक्त, रोजगार युक्त तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, सीधे सीधे बात कही जा रही है, और अब तो ये है कि सीबीआई का घेरा भी मजबूत होता जा रहा, दीदी के घर के अंदर चौखट तक पहुंच चुका है। डॉक्टर शांतनु सेन, पहला बात तो ये है कि अभी सीबीआई और ईडी छोड़ के बीजेपी का जो एलआई था, सब एलआई धीरे धीरे बीजेपी को छोड़ रहा है। लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा लॉयल जो एलआई रह गया वो सीबीआई और ईडी रह गया, और चुनाव का पहले इसको इस्तेमाल करेगा, ये तो सीधी साधा बात है। मेरा एक सवाल है, देखिए आज दोबारा ये साबुत हो गया क्यों गली गली में ये कहा जाता है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारतीय जुमला पार्टी, और ये क्यों कहा जाता है बीजेपी पार्टी स्टैंड्स फॉर गार्बेज ऑफ लाइज। अभी आप काटमानी का बात कर रहे हैं, मेरा एक आम जनता का हैसियत से एक क्वेश्चन है कि कोविड काल में इतना हजारों करोड़ रुपया से जो पीएम केयर फंड बना है, जिस पीएम केयर फंड में इंडियन रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी पैसा दिया है, उसका ऑडिट क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या मेरे को ये जानने का हक है? अच्छा, ये जान राज का ये जो और ये वन मोर सेकंड, ये सिंडिकेट राज का बात जो बोला जा रहा है, क्या ये इनडायरेक्टली वो अदानी और अंबानी का सिंडिकेट राज से ज्यादा ही या कम है? क्या मेरे को एक आम आदमी होने का हैसियत से ये जानने का हक है? ये मेरा दो सवाल है आपको। बिल्कुल, ऑफ कोर्स दादा, आपका सवाल है तो जरूर जायज होगा, आप पूछ रहे हैं तो जरूर पूछना चाहिए, आपका हक भी है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। लेकिन एक सवाल आपसे और ये पूछा जा रहा है कि आपने कहा ना जमीन वाला, तो जमीन वाला एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये बताइए, अगर घर में एक किराए का मकान भी लेना है कोलकाता में, तो उसके लिए भी कट मनी देना पड़ता है, और दोनों तरफ से देना पड़ता है। देखिए, बंगाल को स्टेप मदरली एटीट्यूड फेस करना पड़ रहा है ये केंद्रीय सरकार का पास से, और बंगाल को किस तरीके से डिमाइन कर जाए ये बीजेपी से और कोई अच्छा नहीं बोल सकता है। बंगाल का हर एक घर में 10 करोड़ आदमी का 96% को इस गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिल चुका है। लगभग 2.5 करोड़ का ऊपर आदमी पिछले 1.5 महीने में द्वारा सरकार का फैसिलिटी इसको मिल चुका है। और अगर ये सिंडिकेट राज जो देश को बेचने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और कौन है? जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, खेला होवे बात नारा लग रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है जबरदस्त होने वाला है। देखिए, जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है और ममता बनर्जी की बात है, उनकी सच्चाई तो है पूरे देश को, प्रदेश को सबको मालूम है। अब ये कितना भी बौखलाहट के हो, जिस तरह के भी भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके लिए वो बिल्कुल उनको वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, करें, लेकिन जनता का मन तो नहीं बदल सकते। जनता को जो तकलीफ दी, जनता जो आपके तराई कर रही है, जनता जिस तरह से झेल रही है पिछले 10 सालों में, जो जनता के लिए जिस उम्मीद पे से आप आए थे उस पर खरे नहीं उतरे, आपने जनता को धोखा दिया। जनता कहीं ना कहीं मानती इस बात को कि उसको धोखा हुआ है सरकार से। अब उसको आप जिस तरह से भी बीजेपी को गाली देने से
आपको वोट नहीं मिलेगा, आपके 2 और वोट जाएंगे, याद रखिएगा। वहां की जनता जो है बिल्कुल जफर साहब कहा जा रहा है कि जितना गाली आप देगी। जफर साहब आपसे कहा जा रहा है आप वेट करते रहे जैसे चुनाव आया आपने सीबीआई का घेरा बढ़ा दिया, तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपने ऐसा टाइमिंग को देख के किया। देखिए प्रतीक जी, सीबीआई हो या कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हो, उसको कोई ना तो ये कर सकते ना मैं कर सकता। हाँ, इनके बारे में जब ये सरकार में थे तो सुप्रीम कोर्ट का आया था ऐसा ऑब्जर्वेशन कि ये जो है वो तोता जो है बंद पिंजड़े में है, इस तरह से सीबीआई का था। अभी तो कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन आया नहीं। और साथ में कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी, इसको हम नहीं बता सकते कब जाना है। इसके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, लीड है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद और एविडेंस आ जाते हैं। उस एविडेंस के बेसिस पर जब उनका मन कहे करे, जब उनका मन, इसलिए कि हम तो उनको बोल नहीं सकते, ना उनसे बोल सकते ना उनसे कह सकते हैं, लेकिन इनको कम से कम अपने बारे में जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये अगर ये बोल के टालना चाह रहे हैं और लोगों का मन भटकाना चाह रहे हैं, तो ये मान लीजिए वहां की जनता समझ चुकी है कि आपने जिस तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश की है, वहां जनता के साथ धोखा करने की कोशिश की है, जिस तरह से आप लोगों के आंखों में धूल झोंका है, अब उसका वक्त आ गया। और खुद जो है गलत तरीके से हर जगह कट और जो जिस तरह से आपने तस्करी की है कोयले की, उसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी भाई। अब इससे क्यों आप भागना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपका वो ओपनिंग रिमार्क आ गया। मेरे साथ मौजूद है राजदारी साहब। बार बार नारा लग रहा है, तमाम नारों का जिक्र हम भी कर रहे हैं और लगातार पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और आप तो आमने सामने बिल्कुल लग रहा है एकदम फ्रंटल लड़ाई हो गई है सामने, जिस तरह से सीबीआई और उधर रैलियों के अलावा तमाम तरह के इल्जाम। राजदारी साहब नमस्कार प्रतीक जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। यहाँ पे नारों की बात हो रही थी, तो बंगाल में नारा लग रहा है खेला हबे इंचिते सब हिसाब हबे, सबाई मिले जोर से बोलो এই মাটিতেই খেলা হবে, गेरुआ आबिर माखा हबे। तो भगवा होली खेला जाएगा, ये अभी बंगाल का शांतनु सेन भी यही नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो इस नारे को बदल के लगा रहे हैं। मैं दोनों तरफ से लग रहा है। को ये बताऊंगा भाई साहब कि पहली बात है कि अभी शांतनु भाई साहब ने कहा है कि बीजेपी के सभी एलाइज उनको छोड़ के चली जा रही है, तो सबसे पहले एनडीए की एली तृणमूल कांग्रेस ही था, जिसका जन्म और उसका परवरिश ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ था। तो शायद ये भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनका भारतीय जनता पार्टी के लिए भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अदानी अंबानी के बारे में बहुत सारे बात हो रहा है, तो यहाँ पे माहेश्वरी टोडी और केडी सिंह जी की बात भी शांतनु भाई साहब को करनी चाहिए। और एक बात तो सब यहाँ पे पूछेंगे हम सब के ये राजदारी साहब डू नॉट कंपेयर एनीबॉडी। मैं प्लीज अवॉइड करेंगे, नामों को अवॉइड करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने टोका नहीं उन्हें, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूंगा नाम कंपेयर नहीं किए जाएंगे। हम सीधे डिबेट के टॉपिक्स पे और कंटेंट पे और नारों पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो ये नारे लग रहे हैं, द एसेंस ऑफ बंगाल इज लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ, बंगाल इज डेस्परेट फॉर लुकिंग अ चेंज। खाद्य साथी, दुआरे सरकार, बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर वास्तविकता खाद्य साथी, चाहे खाद्य साथी हो या फिर स्वास्थ्य साथी हो, दैट इज एन अटर फेलियर। हम सब जगह पे हम लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य साथी के कार्ड तोड़ दिया जा रहा है, और बाकी डॉक्टर्स की क्या हाल है, कहां पे कितनी, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में कहीं पर भी कोई चिकित्सा नहीं हो रही है। सिर्फ वर्धमान मेडिकल कॉलेज रेफर करने के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर शांतनु, पहला बात तो ये है, ये टीएमसी को फॉलो करने में लगा हुआ है बीजेपी। स्वास्थ्य साथी कार्ड चालू हुआ 2016 में और बीजेपी 2018 में लाया एक सुपर फ्लॉप प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत। कृषक बंधु चालू किया ममता बनर्जी की सरकार, उसका बाद हम बीच में नहीं बोला है, नो इट्स नॉट अलाउड, हम बीच में नहीं बोला है प्लीज। कन्याश्री चालू किया ममता बनर्जी ने, उसको फॉलो किया, एक सुपर फ्लॉप प्रोजेक्ट लाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये किसान बंधु चालू किया ममता बनर्जी ने, उसको फॉलो किया पीएम किसान निधि में। अब इस नारा को भी फॉलो कर रहा है। अभी एनडीए का बात बोल रहा है, क्या आज का बीजेपी, ये खुद उस टाइम का जो बीजेपी की लीडर था अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिसी को मानता है?
उस टाइम का अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी को 2002 के हादसा होने के बाद बोला था तुम राजधर्म पालन करो। उसका उस टाइम का बीजेपी, जिस टाइम तृणमूल कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी के साथ था और इस टाइम का बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का बारे में बोल रहा है। आयुष्मान भारत इज ए सुपर फ्लड प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य साथी कार्ड बंगाल का 10 करोड़ आदमी को ये सुविधा मिल रहा है। और आप बात कर रहे हैं पेट्रोल का भाव 100 रुपया होने वाला है। अभी डीजल का भाव कितना बढ़ गया, गैस का भाव कितना बढ़ गया। ममता बनर्जी फ्री में राशन पहुंचाता है और वो चावल को पका के खाना बनाने के लिए गैस का दाम भाव बढ़ा दिया बीजेपी गवर्नमेंट। इसका बारे में आपको क्या ख्याल है? अगर प्लीज रिस्पॉन्ड जल्दी से, मैं फिर इसके आगे बढ़ता हूँ। फिर जायसवाल साहब जी, राजौरी साहब जल्दी से क्विक। स्टेट अगर पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है आप लोग कह रहे हो, तो स्टेट का जो लेवी है उसको आपने कितना घटाया है? कर दिया, वो बात क्यों आप सबके सामने नहीं रख रहे हैं? आप बात कर रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात कर रहे हो, तो वाजपेयी जी को सबसे बड़ा धोखा किसने दिया था? आपने ममता बनर्जी जी ने दिया था। ये आप हमारा गवर्नमेंट 1 रुपया कम कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जब आपने धोखा दिया था उस समय नहीं आया था। फिर आपके वहां पे ममता जी ने आके हाथ जोड़ के मंत्रालय मिला था उनको। इसको भी कभी आपने स्वीकार किया है कि नहीं किया है? लगा था छोड़ के आने के लिए। झूठ मत बोलिए। आप एंटी पीपल एक्टिविटीज जब कर रहे थे ममता जी को एक लगातार छोड़ के आने के लिए। ममता बनर्जी का हिम्मत है, छोड़ के आ सकता है। ममता बनर्जी का लालच क्यों नहीं कर रहे? ममता बनर्जी का उतना लालच नहीं है मिनिस्ट्री के लिए। ममता बनर्जी का उतना लालच नहीं है मिनिस्ट्री के लिए। अभी स्टेट में 1 रुपया कम कर दिया गया। आप सेंटर को बोलिए कम करने के लिए। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट पेट्रोल का दाम घटा दिया 1 रुपया। सेंटर को बोलिए कम करने के लिए। आप सेंटर को बोलिए कम करने के लिए। हमारा स्टेट में कम हो गया, हमारा स्टेट में कम हो गया। बोलिए सेंटर को कम करने के लिए। आप सेंटर को बोलिए वन बाय वन। डॉक्टर शांतनु प्लीज लिसन। उसी प्रोजेक्ट को अलाउ करते हो जिसमें आपको पैसा मिलता है, जिसमें आप कट मनी खा सकते हो, टॉयलेट में खा सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में खा सकते हो। वहां पे आप लोग अलाउ करते हो जहां पे राजौरी प्लीज लिसन। डॉक्टर शांतनु का पूरा पैसा लूट लिया। आप डिमोनेटाइजेशन का पूरा पैसा, आप डिमोनेटाइजेशन का पूरा पैसा खा गया आम आदमी का। आप पीएम केयर फंड का पैसा पूरा खा गया। बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार 1 रुपया सेस कम कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार पेट्रोल का दाम घटा दिया। अब सेंट्रल को बोलो कम करने के लिए। आप अपना गवर्नमेंट का बोलो कम करने के लिए बंगाल में पैसा पेट्रोल का भाव घटा दिया गया है। राइट। डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं आ रहा हूँ। जबर भाई मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत देर से हाथ उठा रहे थे जी। ओम प्रकाश जायसवाल जी। ओम प्रकाश जायसवाल जी बोलिए। बोलना तो आप ही को है। नारा तो लग रहा है बंगाल में। आपको तो बस सुन के बताना है। तो बार खेला हुए बताना तो आपको कि हमें टेम्परेचर आप बताइए। मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, जब तक पहुंच ना जाऊं फिर आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा आपको पश्चिम बंगाल में क्या होगा। पहले तो मुझे पहुंचने दीजिए। बताइए ओम प्रकाश जी। एक खेला का ऊपर जो स्लोगन हो रहा है जी, पश्चिम बंगाल में इस बार कोई खेला वाला नहीं चलेगा। चाहे वो टीएमसी का खेला हो, चाहे वो बीजेपी का खेला हो। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने ढंग से खेला खेलेगी और सही समय पे जाकर के अपने बूथ पर वामफ्रंट कांग्रेस वामफ्रंट के कैंडिडेट को अपना बहुमूल्य वोट दे करके कामयाब बनाएगी। एक खेला वाला इन लोग का इस बार चलने वाला नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो टीएमसी हो। और रह गया जहां तक शांतनु दा का बात करते हैं, शांतनु दा आपको मालूम होगा कि आप पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लाने वाला कौन है? कांग्रेस के हाथ पकड़ करके पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने को लाया गया था। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से पाप किया है कि हिंदी में कहावत है कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है, उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे शांतनु साहब, आपको मालूम है कि हमारे कितने
कितने एमपी एमएलए और कितने काउंसलर को आप लोगों ने खरीदा, कितने लोगों को आप, हमारे कितने अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को सीबीआई, ईडी और सीआईडी का ये दे करके आप लोगों ने उन लोगों को धमकाया और अपने पार्टी में ज्वाइन कराया पैसा दे करके। ये आप लोगों को वो शोभा नहीं देता है। आप लोगों ने कांग्रेस के पीठ में छोड़ा भोंका है, जिसका नतीजा आगामी चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस बम फट की सरकार 2021 में पश्चिम बंगाल में बनेगी। मैं दावे के साथ आपके। ठीक है दादा ओम प्रकाश जी थैंक यू। मैं आपके पास आता हूं। आपने बिल्कुल चुनावी माहौल बना दिया है, मुझे अब कुछ नहीं कहना है, क्योंकि चुनावी माहौल लगातार दिख भी रहा है, टेलीविजन डिबेट पे भी चुनावी माहौल दिखने लग रहा है। मैं आ रहा हूं, डॉक्टर शांतनु आ रहे हैं, जफर इस्लाम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके बाद मैं आता हूं, फिर उसके बाद मैं आमिर अतर ज़ैदी के पास। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी कह रहे थे, ये जितना भी कह रहे हैं उनको खुद पता है कि हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का कोई वैसे तो कोई वजूद है नहीं वहां पर, सिमटी हुई पार्टी है। लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही, उन्होंने कहा पाप और साफ। नहीं, अरे सुन लीजिए, ज्यादा ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई यहाँ तो टीवी में सुन रहा है, बाहर में कोई सुनेगा भी नहीं आपको। बंगाल में आपका आवाज भी नहीं उठता है कोई, इसलिए क्यों ऐसा बेतुका बात कर रहे हैं। बंगाल में बोलिएगा, कोई दो आदमी जमा नहीं होता आप किधर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने अच्छा बोला, आपको बधाई दे रहे हैं। आपने बोला पाप और साफ, दोनों चीज आपने बोला टीएमसी के बारे में, वो कम से कम आपने सही बोला। जनता के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया उसके लिए पाप लगेगा, और साफ के जैसा जनता को डसा है, आपने सबसे कम से कम सही बात बोला टीएमसी के बारे में। इसलिए वहां की जनता ने मन बनाया है। लेकिन आपको भी अपने गरीबा में झांक के देखना चाहिए, क्या पब्लिक में, जनता में कोई आपका वजूद है? न टीएमसी का न आपका, दोनों आप लोग खाली बर्तन ऐसे घुमा रहे हैं, क्या फायदा? खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, उसी तरह साफ कर रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए इस बार परिवर्तन इसलिए आने चाहिए। 10 साल से सरकार जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनता जो एक उम्मीद बनाए बैठी थी कि लेफ्ट की 34 साल की सरकार गई, कम से कम एक थोड़ा सा बाहर आएगा। बाहर क्या, इन्होंने तो बिल्कुल कहर डाल दिया है वहां की जनता पे। इसलिए मुझे लगता है जी आज की जनता आमिर अदर ज़ैदी साहब, राइट जफर भाई, किसान सम्मान निधि जफर भाई नहीं करते हैं जी। जफर भाई, आमिर अदर ज़ैदी भाई से कह रहा हूं मैं कि आमिर अदर साहब, टीएमसी के प्रवक्ता को जाना है 6:10 के आसपास उनको जाना। मैं उनको एक रिस्पांस के लिए देता हूं, उसके बाद मैं आ जाता हूं। ब्रेक अभी वक्त है, मैं आपको टाइम पूरा दे दूंगा। जी डॉक्टर शांतनु सेन। मेरा कहना तो ये है, ये 2011 में जब ममता बनर्जी का सरकार बना तो कांग्रेस का साथ अलायंस जरूर था, पर टीएमसी अकेला 184 में जीती थी। इसका मतलब बगैर कांग्रेस का हेल्प टीएमसी मैजिक फिगर 148 क्रॉस किया, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे दुख की बात है, पिछले 34 साल में सीपीएम का हाथों ने 50,000 कांग्रेस का कार्यकर्ता का मर्डर हो गया, और अभी वही कांग्रेस अपना वो काटा हाथ लेके वही सीपीएम का कस्ते पकड़ लिया। और नंबर 3, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का कार्यकर्ता का पीछे सीबीआई ईडी लगा के टीएमसी खरीद लिया। उनको तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि सीबीआई ईडी का ऊपर अगर किसी का कंट्रोल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सीबीआई ईडी का कंट्रोल तृणमूल का हाथ में ना कभी था, अभी ना भी है। इसके लिए कांग्रेस एक साइन मोड हो गया था। अभी वो जो उसको मारा है वही मर्डरर सीपीएम को लेके अभी सरफेस में रहने में लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम ये बीजेपी को फायदा देने के लिए वोट में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको मालूम है वो कभी सत्ता में आ नहीं सकता है, लेकिन उसको जितना वोट मिलेगा वो वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा देगा। वो अगर सचमुच बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उसको खुलेआम ये पैगाम देना चाहिए कि जितना लेफ्ट और कांग्रेस का सपोर्टर है, अगर तुम बीजेपी को रोकना चाहते हो तो सब जाके जोरा फूल का बटन दबाओ, ममता बनर्जी को सपोर्ट करो, तृणमूल को सपोर्ट करो, बीजेपी को रोक दो। राइट। आमिर अदर ज़ैदी साहब, अभी चाहता हूं, मैंने कहा था कि मैं आपके पास आता हूं, मैं बिल्कुल डिबेट में आपके पास हाजिर हूं। सवाल यह है कि जिस तरह से जी दादा शांतनु सेन ने कहा कांग्रेस ने आपने हाथ मिला लिया और इल्जाम उन्होंने लगा दिया आपके ऊपर, सीधा इल्जाम आपके लेफ्ट पार्टी के वामपंथ के ऊपर इल्जाम लगाया और ये कहा कि भाई आप लोगों ने जो किया था 34 साल, उस कांग्रेस ने उस आपसे हाथ मिलाया और कटा हुआ हाथ लेके वो चुनाव प्रचार में, और कटा हुआ हाथ आपने पकड़ लिया। जी भाई, बुजुर्गों की एक मिसाल आपने सुनी होगी,
भैंसों की लड़ाई में झुंडों का सत्यानाश हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिंडिकेट। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं और आपने सुना होगा गैंगवार। तो प्रधानमंत्री ने सिंडिकेट कहा, मैंने गैंगवार कहा है, बात एक ही है। तो दो सिंडिकेट की लड़ाई में, सिंडिकेट में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक ही सिंडिकेट के लोग हैं जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का कोई भला नहीं सोचने को तैयार। जनता के मुद्दे गौण हैं, जनता की कोई बात नहीं कर रहा है। 37 साल या 34 साल की हुकूमत के अंदर भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारे ऊपर नहीं लग सकता, लेकिन ताबूत के अंदर, शहीदों के ताबूत में कमीशन खाने वाली पार्टी के पास इस समय भ्रष्टाचार का दाग धोने का डिटर्जेंट इन्हीं के पास है। जो भी भ्रष्टाचारी नेता होता है वो इनके बीजेपी ज्वाइन कर ले, उसके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। अभी एक बीजेपी की नेत्री ने आरोप लगाया अपने ही बीजेपी के नेताओं के ऊपर, जो नशीला पदार्थ जिसके पास से प्राप्त हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस पे आरोप लगाया उससे पूछ के या उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना भी मुनासिब नहीं समझा कि ये आरोप लगा रही है, एक महिला आरोप लगा रही है, बीजेपी की नेता आरोप लगा रही है कि वो किसकी वजह से ये धंधा करती थी, कैसे करती थी, लेकिन नहीं करता। ये इनका बहुत पुराना रिश्ता है। मैं तो पूछता हूं जफर भाई से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब आप ममता बनर्जी को स्कूटर पर बिठाकर घुमाते थे और दुर्गा का अवतार कहते थे, आज तो आप दुर्गा के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। ममता बनर्जी को तो दुर्गा बता ही नहीं रहे, लेकिन जो देवी दुर्गा है उसका इनकार आप कर रहे हैं। ये बंगाल की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कौन सा चूरन आप बेच रहे हैं? ये जो चूरन आपने पूरे देश में घूम घूम के बेचा है, ये अब बिल्कुल जवाब दे दीजिए, बिकने वाला नहीं है। देखिए जफर साहब, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मुझे भी कुछ बोलने दीजिए। इसलिए पूछा कि कम से कम मेरा भी हक बनता है कुछ बोलने का। बोलिए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपके बोलने के बाद बोलूंगा। जी जी। तो आपने जो शहीदों के ताबूत के अंदर कमीशन खाती हो जो पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता हो, उस पार्टी को यह अधिकार कैसे मिल गया कि वो भ्रष्टाचार के धब्बों को धोने का डिटर्जेंट बेचने का काम करती हो? बंगाल के आप हित की बात कर रहे हैं। कल अमित शाह गए थे बंगाल का चुनाव के अंदर, मैंने उनकी रैली में सुना वो बंगाल के किसानों का भला करना चाहते हैं। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करता हूं जफर इस्लाम साहब, जय शाह ने गमलों के अंदर जो धनिया बो के जिस मंडी में बेचा है, बस बंगाल के किसानों को उस मंडी का एड्रेस बता दीजिए, ताकि बंगाल के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसानों का भला हो जाए कि वो भी बच जाए धनिया। जफर इस्लाम साहब, लेकिन आप ये सारी चीजें नहीं बताते हैं। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम जी, देखिए, अगर एक लेफ्ट का कोई नेता या उसका कोई प्रवक्ता अगर इस तरह की बातें करता है तो उसको अपने गरिमा में पहले तो झांक के देखना चाहिए, खुद के गरिमा में, कि भाई 34, 35, 37 साल सरकार में रहने के बाद वहां की जनता को किस तरह का नहीं, अरे सुन तो लीजिए, भ्रष्टाचार का आपके लोग तो ऐसे भ्रष्टाचारी है कि उस छोटे से जहां पर क्लेम करना पड़ता है उसमें भी चुपते नहीं है, इतना क्लेम करते हैं कि हर दिन उनको तरस आता है उनके इस तरह के रवैये पे। बात मुंह मत खुलवाइए, हम चुप रहे थे, जवाब देने दीजिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। नहीं, सुनिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 37-34 साल के सरकार रहने के बाद वहां के कोई डेवलपमेंट हुआ? वहां के लोगों के लिए कुछ आपने किया? नहीं किया। वहां किसके लिए किया? सिर्फ अपने लोगों के लिए। ये जितना पुलिस ब्यूरो और के लोग हैं, जितने आपके जो गुंडे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए आपने किया। आपने वहां पर किस तरह का सरकार दिया? जो स्टेट आप ही के जो नक्शे कदम पे ये सरकार चलने लगी, ये सरकार आज चल रही है आपके नक्शे कदम पे। जिस तरह के लोगों को आपने लोगों को सताया था, आप उसमें कांग्रेस को मारते थे या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं? आप देखिए पिछले 8 साल 10 सालों में कितने कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। इसकी वजह है, सुन लीजिए, आपने अभी किसी ने कहा 50,000 लोगों को आपने मौत के घाट उतारा, हमारे भी 100-200 लोग मार दिए गए ममता बनर्जी की सरकार, लेकिन तब वक्त तो कुछ और था। अब यहाँ की जनता ने सुनिए, बहस बड़े रोचक दौर पे है, बहस बहुत रोचक दौर पे है, और सोमनाथ रॉय साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। ऑफकोर्स जफर भाई जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सवाल ये था कि प्रधानमंत्री ने जब आज भाषण दिया तो उन्होंने एक बात कही कि माँ माटी मानुष वाली सरकार ने
बंगाल का विकास रोक दिया। अब ये सवाल ऐसा था, ये जो उन्होंने प्रश्न उठाया, इस पर बहुत बहस का रुख जो है इसी की तरफ है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने शानो शौकत तो अपनी बढ़ाई, लेकिन बंगाल का विकास जो है वो पूरी तरह से रोक दिया। हमारे साथ सोमनाथ दा जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। सोमनाथ दा, बहस का रुख इसी तरफ है, और खासतौर से बात जो हमने आपके ब्रेक पे जब पहले में गया, जब आप शरीक हुए, तो उस समय यही हो रही थी कि इस बार जो बार बार नारा दिया जा रही है कि खेला होवे, तो इस बार तमाम सारी चीजें, रोचक चीजें जुड़ती आ रही है। बंगाल पिछले 25 साल का अगर मैं इतिहास कहूं तो किसी ने ऐसा बंगाल में ऐसा चुनाव नहीं देखा जो इस बार इसकी रूपरेखा बन रही है। सोमनाथ दा, आपने सही बोला है। अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए बांग्ला में उसका घर का माँ बहन को भी नहीं छोड़ रहा है ये बीजेपी पार्टी ने। भ्रष्टाचार का बात कर रहे थे, मेरे पास 28 बिजनेसमैन का नाम है, अगर एक एक नाम पढ़ के सुनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये विजय माल्या छोड़कर नरेंद्र मोदी, पुष्पेन वैद्य, विनय मित्तल, नीलेश पकड़ीरा, एकलाभ गर्ग, ये लोग क्या किया मालूम है? 1 लाख करोड़ रुपया बैंक का रुपया लेकर भाग गया। ये 28 नाम में सिर्फ विजय माल्या छोड़कर बाकी जो 27 नाम है वो सब गुजराती है। उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, SC, ST, OBC नहीं है, एक भी बंगाली नहीं है। 27 गुजराती है जो 1 लाख करोड़ रुपया देश का बैंक का। दादा, मैं रोकना चाह रहा हूँ। दादा क्यों? भ्रष्टाचार का बात कर रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार का बात। आप बोलिए, अच्छा बोलिए, आई एम सॉरी, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप भ्रष्टाचार का बात सुन लीजिए ना। जॉइन इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुना ही होगा आप, इतना बड़ा आप रिपोर्टर है। बैंक वेब सिस्टम में 1070 करोड़ रुपीस उसको छोड़ दिया है, मुफ्त ले जाओ। मालिक का नाम क्या है मालूम है? जय शाह। वो नहीं, जय शाह अमित शाह का लड़का। भ्रष्टाचार बंगाल में हो रहा है, बंगाल में दीदी का राज है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो नारा लगा रहा है ये नया नहीं है। आप बताइए, इलेक्शन से पहले राजस्थान का चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का घर पे भी रेड किया था सीबीआई ने। MP का MP कमलनाथ, कर्नाटक कुमारस्वामी, दिल्ली का केजरीवाल, छोड़ दीजिए हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का लड़की का शादी था उस दिन। सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश का सिर्फ सत्य के लिए शादी का दिन में उसका घर पे सीबीआई ने रेड किया था। ये लोग इतना नीच तक गिर सकता था, हम लोग को ये मालूम था, लेकिन घर का लड़की को, बहू को, बहन को, माँ को नहीं छोड़ेंगे, इतना नीच गिर सकते हैं, यह हमारा दिमाग में कभी नहीं आया। ममता को हराने का है तो अभिषेक को उसका बीवी का बहन को, ये पॉलिटिक्स हो रहा है। आपने सही बोला है, प्रतीक की वजह जवाब नहीं देखा है। इतना घृणा, इतना नीचता बीजेपी गिर सकते हैं, ये इलेक्शन में पूरा देश देख रहा है। ठीक है दादा, मैं आपने अपने इल्जाम लगाया, मैं ऑफकोर्स जफर भाई आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बस कहना चाह, आप इल्जाम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में दादा आप नाम उल्लेख करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपनीज आप उल्लेख करिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 27 में 26 गुजराती है, then what do you mean by गुजराती? 28 में 27 गुजराती है, then what do you mean by गुजराती? नहीं दादा ये आप आरोप ऐसे लगाते हैं कि गुजरात को आप ब्लेम कर रहे हैं। No, it sounds like this कि you are blaming गुजरात। ना दादा, आप कंपनीज आप उल्लेख करिए दादा कंपनीज का उल्लेख करिए, there's no problem। 1 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है और आके बंगाल में भ्रष्टाचार का बात कर रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। सारी ऑडियो डाउन दादा, नाउ प्लीज लिसन। आप 28 में 27 दादा, प्लीज दादा, यू हैव टू लिसन। अच्छा आप बोल लीजिए, ऑडियो दे देता हूं दादा, प्लीज लिसन मी। मैं निकल रहा हूं, आप आपका डिबेट कीजिए। क्यों निकल रहे? सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिबेट छोड़कर जा रहा हूं। चलिए आपकी बात सुनूंगा। सारी ऑडियो डाउन, दादा बोलेंगे, सिर्फ दादा बोलेंगे। आपकी ऑडियो सुनूंगा दादा, आपकी ऑडियो सुनूंगा। आप बोलिए, क्यों बोलिए ना, छोटो लक्ष्य सुन, बोलिए, आप ही को सुन रहा हूं मैं। आप ही को सुन रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये तरीका नहीं है।
आप कहते हैं उसमें कोई भी बंगाली शामिल नहीं है, 28 में 27 गुजराती है। यह प्रॉब्लम है। आप कंपनीज का नाम लीजिए, आप व्यक्तिगत किसी के नाम को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ब्लेम करिए, लेकिन आप कहते हैं बंगाली नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? बंगाली, गुजराती, यूपी, राजस्थानी, आप इस तरह से बांटेंगे, इस तरह से कैटेगरी करेंगे, वो आपत्तिजनक है। और यही प्रॉब्लम है इस बार चुनाव में। जफर इस्लाम साहब, देखिए, आप भाग गए वो मेरा जवाब सुने बिना, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब उनके घर पे सीबीआई पहुंची तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए कि घोटाला इन लोगों ने किया है, तस्करी कोयला की इन लोगों ने किया है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, हजारों करोड़ का घोटाला है और उसके पूरे दस्तावेज है। इनको अगर ये वाकई ऑनेस्ट होते तो कहते ठीक है, आप हम कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि इन्होंने जो गलत काम किया है प्रतीक जी, उसके सारे दस्तावेज सीबीआई के पास है, सारे एविडेंस सीबीआई के पास है, और फर्दर एविडेंस जो है वो सीबीआई इकट्ठा करेगी इनको इंटरोगेट करके। अभी चाहे अपने साली के नाम से करे, चाहे अपने भतीजे के नाम से करे, या वाइफ के नाम से करे, जिसके नाम से करेगा उसी को लेके। अगर ये ममता बनर्जी अपने नाम से करती तो ममता बनर्जी से बात करते हैं। अगर अभिषेक बनर्जी ने किया अपने वाइफ पत्नी के नाम से और अपने साली के नाम से, तो क्या किसी और के घर वाली को आके जाके सवाल किया जाएगा? जायसवाल साहब, जायसवाल साहब, मैं आ रहा हूं, राजदा आ रहा हूं, जायसवाल साहब, जायसवाल साहब, जिसका नाम जो है उस पूरे डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है, उसी को तो पूछा जाएगा, किसी और को पूछा जाएगा। राइट, जायसवाल साहब, जायसवाल साहब, मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं कि आज जो नारदा शारदा में शामिल था, जिनको टीवी पर पैसा लेते हुए दिखाया गया है, वो सब तो आज आपके पार्टी में है। आज जितने भी क्रिमिनल लोग हैं बंगाल के, आज तो आपके पार्टी में अरे है। आप अपने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में बात कीजिए। रह गया समझ, बेल पे है बाहर, बात सुनिए, बेल पे बाहर है, मालूम है ना? बात सुनिए, बेल पे बाहर है, पता है कि नहीं? बेल पे बाहर है, कभी भी अंदर हवालात में चले जाएंगे दोनों बेल पे बाहर है। जफर साहब बात सुन लीजिए, जफर साहब, करोड़ के करप्शन किए, बेल पे बाहर है आप लोग। जफर साहब बात सुन लीजिए, हाँ जायसवाल साहब बोलिए, जायसवाल साहब बोलिए, जायसवाल साहब बोलिए। अरे आपको खाली को याद दिला रहे हैं, सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, ये दोनों जो है आदरणीय, उनको मालूम है ना कि उनको वो दोनों बेल पे बाहर है? ये मालूम है कि नहीं आपको? अरे सुनिए, आपको मालूम है कि आप खाली इतना पूछ रहे हैं कि मालूम है ना आपके मुखिया के बारे में? मालूम है कि नहीं? इतना आवाज तो लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले ये बता दीजिए जनता को। आप लोग को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है, जिसका गृह मंत्री भ्रष्टाचारी लोग आप लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचार भी आप लोग से भागता होगा, इतना भ्रष्टाचार किया। 2004 से 2014 तक जो आपने भ्रष्टाचार किया, उसका नमूना पूरे दुनिया ने देखा है। इसलिए आप भ्रष्टाचार के बारे में, आपका पूरा जो चेहरा है भ्रष्टाचारी चेहरा है, भ्रष्टाचार से लपेट है। इसलिए ज्यादा आवाज मत कीजिए। ये भ्रष्टाचारी पार्टी के आप जफर भाई रोकना चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी की आवाज, ओम प्रकाश, जफर भाई रोकना चाहूंगा क्योंकि ओम प्रकाश जी की आवाज साफ नहीं आ रही। ओम प्रकाश जी ऑडियो थोड़ा सा चेक करिए, ऑडियो चेक करिए। मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लिहाजा पूरी आवाज बात आपकी क्लियर नहीं। मैं आता हूं आपके पास जी। सवाल यह था कि इल्जाम यह लगा कि आपने पहले तो कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई उस समय की जब चुनाव नजदीक था। दूसरी बात यह कहा गया कि आपने घर की, अभी जो टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे थे, प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं, ऑफकोर्स सर आ रहा हूं जफर भाई। मैं 10 सेकंड लगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि हमने जो कार्रवाई की, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये बात मैं आपको बोलता हूं कि वापस लीजिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तस्करी की, सीबीआई के पास एविडेंस है, वो अगर जाती तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार का क्या लेना देना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने कार्रवाई की? हमने कोई कार्रवाई नहीं की, एजेंसी ने कार्रवाई की। इसलिए काले कारतूस है। जफर भाई मैं नहीं कह रहा, लेकिन विपक्ष तो कहेगा तो जो उस बात को तो कोट करना पड़ेगा ना जफर भाई। वो जो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले को पता है ना,
इनके मुखिया ही तो बेल पे है। किस चीज के इसमें? भ्रष्टाचार। राइट राइट को जायसवाल जी को राइट, ठीक है, डन। आमिर हैदर जैदी साहब जी। प्रतीक भाई, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर कानून होता है, और अगर शेर का पेट भर जाए तो वो किसी भी जानवर पर हमला नहीं करता। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? बंगाल के अंदर खूनी संघर्ष जारी है, कभी भी किसी पे भी हमला कर देते हैं। प्रधानमंत्री उसे क्या कहते हैं, जाके कुछ उस तरह की अपील करते हुए नजर नहीं आते हैं। अब जफर साहब को मैंने थोड़ा सा कह दिया तो इन्हें अजीब लग गया। जिस पार्टी के नेता देश की मुखबरी करते हुए पकड़े गए हों, जिस पार्टी के नेता बच्चों का तस्करी करते हुए पकड़े गए हों, जिस पार्टी का आमिर हैदर जैदी साहब ये क्या कह रहे हैं? आमिर हैदर जैदी साहब क्या कह रहे हैं आप? इस पार्टी के लोग जी सब तथ्यों पे कह रहा हूँ प्रतीक भाई। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी बीजेपी के लोग पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते हुए पकड़े गए थे। सुन लीजिए, वन बाई वन आमिर हैदर बैठा था, वन बाई वन चुप बैठा था, वन बाई वन आमिर हैदर जैदी साहब बोलेंगे। जफर साहब मैं चुप बैठा नहीं, आमिर हैदर जैदी साहब बोलेंगे, फिर देन आई विल गिव यू चांस, देन वन बाई वन आई विल गिव यू चांस। ऑफ कोर्स राज भाई, जो चाइना के और पाकिस्तान के गोद में बैठ के देश के साथ गद्दारी करते हैं। राइट, ठीक है जफर भाई, ठीक है जफर, सुन लीजिए वो बात बताएंगे। देश के अंदर पूरी टीम बीजेपी की दुश्मन देश के लिए मुखबरी करते हुए पकड़ी गई। बंगाल के अंदर इनके नेता बच्चों की तस्करी करते हुए पकड़े गए। इनकी अभी एक नेता कहना चाहिए नशीला पदार्थ रखती हुई पकड़ी गई। इनके नेता ताबूत, जवानों के ताबूत के घोटालों में कमीशन खाते हुए पकड़े गए। इन्हीं के नेता कहना चाहिए व्यापम घोटाले में पकड़े गए। ये वो पार्टी है जो डिटर्जेंट बेच रही है भ्रष्टाचार के दाग धोने का। मेरी समझ में ये नहीं आता है। ये मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, जफर साहब मुझे वो मंडी बता दीजिए जहां अमित शाह के बेटे ने गमले में धनिया बेच कर। राइट, आपने बात कही है आमिर हैदर जैदी साहब, किसानों को उस मंडी का एड्रेस बता दीजिए। जफर भाई नहीं बताएंगे। आप बंगाल के जफर भाई पर बात करते हैं ना। आमिर हैदर जैदी साहब ऑडियो डाउन, आमिर हैदर जैदी ऑडियो डाउन जी। जफर भाई देखिए, मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि ये बार बार जो है जय शाह का नाम ले रहे हैं। अरे आपको अगर बैलेंस शीट पढ़ने आती तो शायद आप अपना मुंह नहीं खोलते। किसी कंपनी का टर्नओवर बढ़ सकता है, कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। आप अपने माल को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप भेजते हैं कंपनी के माल को बैलेंस शीट में सेल्स का। आमिर हैदर जैदी साहब लॉजिक के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ। ये टर्नओवर और प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ा है, पता है तो आप बात क्या करेंगे? नेता का बेचा धनिया आमिर हैदर जैदी साहब, दिस इज नॉट द वे। नाउ यू आपने करने वाले लोग हैं और आमिर हैदर जैदी साहब आपने कह दी ना बात अपनी, ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश से गद्दारी की। चाहे जो पहले चाइना में 60s के में वॉर हुआ चाइना के साथ, ये किसके साथ खड़े रहे? ये चाइना के साथ खड़े रहे। अरे आप देशद्रोही लोग हैं। 37 साल के अंदर कभी देश का हित सोचा है? कभी देश का हित सोचा है? आपको दिक्कत होती है अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम है तो आपको देश कहीं जाए तो आपको कंपनियों की मुखबरी करने वाले, कंपनियों के वहां के नेताओं के साथ खाने वाले, देश के साथ कंपनियों की क्या कर रहे हैं? आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली करते थे। दत्ता साहब एक 2-3 कंपनियों की और दलाली करने लगे। ये आपका राष्ट्रवाद है। आमिर हैदर जैदी साहब अगर इल्जाम लगाए, आमिर हैदर जैदी साहब इल्जाम लगाएं तो लॉजिक के साथ और प्रूफ के साथ। एसके दत्ता साहब, एसके दत्ता लॉजिक के साथ इल्जाम लगा रहा हूं। एसके दत्ता मैं कुछ बोलूं? हाँ श्योर, एसके दत्ता मैं पिछले 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ। राइट, वेरी क्विक एसके दत्ता वेरी क्विक ऑडियो डाउन। एसके दत्ता मैं सुन रहा था आपके आमिर हैदर जैदी साहब को। अरे आपका शासन अगर इतना शानदार होता, 34 साल के बाद आपको बंगाल के खाई में बंगाल के जनता ने क्यों गिरा के फेंक दिया था? आप नरसंहार की बात करते हो। आपके 34 साल के शासन में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहता है कि 55,000 लोगों का कत्लेआम आप लोगों ने बंगाल में करवाया है। जहां की बात आती है नंदीग्राम और सिंगूर में क्या हुआ था, किस तरह से आप लोग जबरन हड़प कर रहे थे किसानों की जमीनों को, यहाँ पे बंदूक रख के कि जमीन दो,
नहीं तो मरो। ये तो नीति थी आप लोगों की। किस बात की बात कर रहे हो? अभी आप विपक्ष में हो तो मीरा भाई की भजन गा रहे हो आप। 34 साल का गिरिबान में झांक के देखिए कि आप लोगों ने किया क्या है। टीएमसी के प्रवक्ता भाग के चले गए हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि जितने सारे योजना के बारे में गिना के गए थे ना, सारे योजना वो अटल जी के सरकार के चोरी किया हुआ योजना है। सिर्फ नाम बदल दिए हैं इन लोगों ने। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, शानदार अगर चीजें हैं तो आपको छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज के डेट में तमाम आपके दिग्गज नेता लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना। अभिषेक बनर्जी का घर जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार वहां पे बंगाल में हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है। ममता दीदी घर में रहती है तो अभिषेक बनर्जी का ऐसे मार्बल का आलीशान महल का जवाब दीजिए। ठीक है दत्ता साहब, किसी का घर अच्छा हो सकता है, घर के अगर करें तो आपको उसको सब्सटेंटिएट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, उसका बीच में उसका जो लॉजिक है वो बताना पड़ेगा कि घर तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, बना भी सकता है अपना घर, लेकिन आप अगर कोई आंकड़ा दें तो उसके बारे में उसका तथ्य जरूर दें। लेकिन आप बहस करें उन कथ्य पे कि जो लॉजिक है जिनका, जिसपे मुद्दे पे जिस पे बात करें। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश जायसवाल के पास सीधे रुख करना चाहेंगे। वो पिछली बार कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक से पहले उनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम थी, वहां पे ऑडियो की प्रॉब्लम थी। जी ओम प्रकाश जी। सर मैं प्रतीक जी मैं बोलना चाह रहा था कि कल परसों पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी पमेला गोस्वामी जो कोकीन के साथ गिरफ्तार हुई और उन्होंने 2 बीजेपी का नाम दिया। बीजेपी की पार्टी के लोग उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई किए। प्रशासन तो जो करना होगा वो करेगी, लेकिन जहां तक सवाल है, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जलपाईगुड़ी में जूही चौधरी बोल करके एक प्रदेश बीजेपी महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने शिशु पाचार के समय में वो गिरफ्तार हुई थी। उन्होंने भी 2 बीजेपी कद्दावर नेता का नाम लिया था। राज साहब आ रहा हूं मैं, राज साहब आई एम कमिंग, राज साहब आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं जी। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो एक आज पश्चिम बंगाल में हो चाहे केंद्र सरकार में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों आज अत्याचार जुल्मबाजी जो एंटी सोशल का काम कर रहे थे, ठीक उसी तरह से टीएमसी, आपको मालूम होगा टीएमसी का एक एमएलए के ऊपर हमला होता है और आज तक कोई भी एंटी सोशल हमलाकारी गिरफ्तार नहीं होता है। इसका हम लोग जोरदार कांग्रेस पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से करते हैं। राइट साहब जी। राज साहब, राज लहरी। जूही चौधरी की ये जो बच्चों का तस्करी करने की जो बात भाई साहब अभी बोल रहे हैं, उन्हें यह पता लगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जूही चौधरी को बेल दिया है। दूसरी बात, अगर जूही चौधरी या फिर जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर बच्चा तस्करी करने का जो आरोप लगाया गया है, वो केस राज्य सरकार आगे क्यों नहीं लेके जा रही है, जबकि सारी की सारी क्षमताएं राज्य सरकार के पास है? क्योंकि ये एक जानी बूझी एक साजिश है या नहीं, ये तो राज्य सरकार को बताना होगा। अगर बच्चा तस्करी हुआ है तो इतने साल से ममता बनर्जी जी क्या कर रही थी बैठ के वहां पे? जूही चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों दिया है? क्यों इतने 3.5 साल के बाद भी सीआईडी या फिर कोई एक भी प्रमाण जुगाड़ नहीं कर पाया है? ये बात बताइए। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है भाई साहब। इल्जाम कांग्रेस के ऊपर भी कम नहीं लगा है, सीपीएम के ऊपर कम नहीं लगा है, तृणमूल के ऊपर भी कम नहीं लगा है। रिजवानुर रहमान का केस का क्या हुआ था वो भी बताइए। बो बाजार ब्लास्ट, रशीद खान के ऊपर इल्जाम लगा था। आप लोगों के सरकार के समय क्या हुआ था वहां पे? ये क्या भारत भूल गया है? और पामिला गोस्वामी जिसको ड्रग्स करने की बात की जा रही है, क्या यह प्रमाण हुआ है कि उसके गाड़ी में रखा नहीं गया था?
क्या ये कोई नया चीज है कि ड्रग्स वहां पे रख के खरीदा नहीं जा सकता? मैं आमिर साहब आ रहा हूं, जफर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, दत्ता साहब उसके बाद क्या एक दत्ता साहब उसके बाद कांग्रेस के नेता जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, क्या वो उसमें सवाल नहीं उठते हैं? राज साहब ठीक है। जफर इस्लाम साहब, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी टीएमसी के प्रवक्ता तो है नहीं, वो छोड़ के मैदान भाग गए, इसलिए कि उनको पता है कि पहले एमपी साहब आए फिर प्रवक्ता आए, सब भाग गए। उनको पता है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे तौर से। और सच पूछिए तो हकीकत तो ये है कि जनता का जब विश्वास कोई पार्टी खो देती है तो इसी तरह की बात होती है, इसलिए कि जनता को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी बात, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बेतुकी की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ये कोई जयसवाल साहब आ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने ही इतिहास नहीं मालूम है। अरे कम से कम अपने पार्टी के और अपने पार्टी के बड़े लोगों के इतिहास के बारे में जान लीजिए, और उनके बारे में समाज क्या सोचता है उसके बारे में देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये गजेड़ी नशेड़ी ये सब लोग कौन होते हैं और किस तरह के लोग होते हैं, और कहाँ किस पार्टी के जो है बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है, आपको पता चल जाएगा। आप क्यों इतना इधर उधर दूसरे के बारे में जो टीका टिप्पणी कह रहे हैं? पहले अपने घर को तो देख लीजिए, अपने गरीबा में झांक के देखिए, पता चल जाएगा। कांग्रेस का इतिहास है, इसलिए तो कह रहे हैं गजेड़ी नशेड़ी बहुत है आपके यहाँ, आप कहाँ से ऊपर से आते हैं। नहीं, परिवार में ही मैं जरा देखिए भाई, अपने परिवार को देखिए, कम से कम ठीक से ढिंढोलिए, बाहर में उनके बारे में क्या सोचते हैं लोग उसके बारे में आपको भी पता है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे व्यक्तिगत किसी पर जब अगर आप कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए कि इस तरह की जो सच्चाई जो है आपके सामने खड़ी हो जाएगी, फिर आपको उसका जवाब देने में मुश्किल होगा। प्रतीक जी, हकीकत ऐसा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये सब जो पार्टी अब इररिलेवेंट पार्टियां हैं। वेस्ट बंगाल में पार्टी जो है, वेस्ट बंगाल में वहां की जनता ने मन बनाया है कि एक परिवर्तन चाहिए, एक चेंज चाहिए, असल परिवर्तन जिसका प्रधानमंत्री उल्लेख कर रहे थे। दत्ता साहब उसके बाद आमिर हैदर जैदी छोड़ के भाग रहे हैं नहीं क्या जी, आमिर हैदर जैदी साहब दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो एक ही पार्टी है जो परिवर्तन को उनके जो चाहत है उसको पूरा कर सकती है। आमिर हैदर जैदी साहब देखिए प्रतीक भाई, परिवर्तन तो होगा। देश की जनता ने 10 साल ममता बनर्जी का शासन देखा है और 7 साल बीजेपी का शासन राष्ट्र में पूरे देश ने देखा है। तो जनता परिवर्तन जो चाहती है, किस तरह का परिवर्तन होगा ये जनता तय करेगी। ये दिल्ली की सीमाएं बता रही हैं जब किसान डेरा डाले बैठे हैं। मसला ये सच्चाई सुनाई नहीं जाती है। मैंने एक मर्तबा कहा था, उसे रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी वो पार्टी है जो आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुखबरी करती थी, अब आजादी के बाद आमिर हैदर जैदी साहब ये तथ्यहीन बातें नहीं, तथ्यहीन बातें नहीं, तथ्यहीन बातें नहीं, तथ्यहीन बातें नहीं है प्रतीक भाई, तथ्यहीन बातें नहीं। आज तो मैंने किसी कंपनी का नाम ही नहीं लिया। तथ्यहीन बातें नहीं। दत्ता आपको देखिए प्रतीक भाई, यहाँ पे बात यह आती है कि ड्रग सिंडिकेट के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता तो बोले ही मत, क्योंकि अगर हकीकत सामने आ जाएगा कांग्रेस को मुंह दिखाने का जगह नहीं मिलेगा, मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। परिवर्तन जरूर होगा प्रतीक भाई, नंदीग्रामेर परिवर्तन होबे एबार। दीदी যত করো नंदीग्राम बांग्ला बोले जय श्री राम, यही परिवर्तन होगा और यही असली परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा रोहिंग्या के विरोध, परिवर्तन होगा सिंडिकेट के विरोध, परिवर्तन होगा टोलाबाज के विरोध, परिवर्तन होगा अम्फान के चोर के विरोध, परिवर्तन होगा त्रिपाल चोर चाल चोर के विरोध। राइट जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे जी। देखिए, हमारे जाफर साहब बता रहे थे कांग्रेस का इतिहास है त्याग तपस्या और बलिदान, उसी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने देश महात्मा गांधी देश का आजाद कराया है और बिचौलिया के बीच में रहने वाले बिचौलिया सरकार में रह के देश को बेच दिया, सरकार में रह के बिचौलियों के बीच गए, मिडिल मैन के साथ पूरी जिंदगी चलाया आपने। क्या पार्टी के पीछे मिडिल मैन, हर काम में मिडिल मैन, हर काम में बिचौलिया। इतिहास क्या बता रहे अपने आप? क्या है देश क्या बता रहे हैं आप?
आप जो है देश नहीं हर चीज में पहले माल तब देंगे ताल, ये किसका नारा था? नहीं, आज हो गए बिहार, हो गए कि नहीं बिहार? मुझे मालूम है बहस लंबी है, चुनाव इस बार बेहद रोचक है, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।